मेरे हिसाब से अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है प्री और मेंस के लिए वो रिवीजन है। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है, अगर उसको 3 से 4 बार रिवाइज नहीं किया तो वो चीज़ आपकी पढ़ी हुई बेकार है। पार्ट को हमेशा फोकस में रखिए। 100 में से 50 क्वेश्चन तो स्टैटिक ही आने हैं और 50 क्वेश्चन डायनामिक आने हैं। और जो 50 क्वेश्चन करंट अफेयर डायनामिक आने हैं वो किसी को भी नहीं पता कहाँ से आने हैं। तो लेकिन स्टैटिक तो आपको पता है ना कि मेरी इन किताबों से आने हैं, इन 10 किताबों में से मेरे 50 क्वेश्चन आने हैं, तो उसको वीक नहीं रख सकते। उसको तो आपको स्ट्रॉन्ग रखना ही रखना है कि मतलब 50 क्वेश्चन में से 40 तो मैं करूँगा ही करूँगा। जीएस में एवरेज तैयारी कम से कम बना के रखें। उसके लिए टॉपर्स की जो आंसर शीट्स होती हैं उनके पैटर्न को एनालाइज करिए। मतलब आखिरी में एग्जामिनर भी तो इंसान ही है, जिसके आंसर थोड़े देखने में गंदे लगते हैं उसको मार्क्स भी तो फिर कहीं ना कहीं तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ही ना उससे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के अलावा अगर आप हमारे से कॉन्टैक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के अलावा जो सर के जो कॉपीज़ है जिन्होंने सर आंसर राइटिंग की है वो आपको चाहिए, आपको देखना चाहते हैं तो आपको मैं टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी 2021 का रिजल्ट आ चुका है और इसी श्रेणी में हमारे साथ सर है राहुल बंसल है, जिनका 251वीं रैंक के साथ अंतिम रूप से यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। आज इसी वीडियो में हम जानेंगे कि सर की क्या स्ट्रेटजी थी, सर की क्या बुक लिस्ट थी, आखिरकार सर ने क्या ऐसी अपनी अलग पढ़ाई की इसलिए आखिरकार यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैं बीटेक इंजीनियरिंग की है मैंने आईटी बैकग्राउंड से। कॉलेज था मेरा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है USICT द्वारका में, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। ओके सर, बात करते हैं कि आखिरकार आपने कब से यूपीएससी की तैयारी कर दी थी? मैंने स्टार्ट कर दिया था अराउंड 2016 15 में, मतलब स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो प्रॉपर स्टडीज थी 2016 से स्टार्ट करी थी और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। ओके सर, बात करते हैं कि जैसा कि जब रिजल्ट आया था उसी दिन में 30 तारीख को रिजल्ट आया था, उस दिन आपके घर का कैसा माहौल था और आपको मतलब कैसा लगा आखिरकार जब आपकी लिस्ट में नाम आ गया था? जब लिस्ट में नाम आया तो मैं ऑफिस में था और मैं डाउन स्टेट्स जा रहा था, तो रास्ते में जब मैंने चेक किया तो आधा घंटा तो उस फीलिंग को एब्जॉर्ब करने में टाइम लग जाता है। और एक चीज़ और थी, क्योंकि इस बार 2 राहुल बंसल थे, एक शायद 377 रैंक वाले भी थे, तो ये समझने में कि मेरा कौन सा रैंक है, और तो उसमें भी बड़ी कन्फ्यूज़न हुई। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत यूनिक फीलिंग थी। और मेरे साथ के जो कलीग्स थे नरेंद्र जी और मनदीप वगैरह, उन्होंने बताया कि तेरा रैंक आ गया है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लग गया उस चीज़ को। ओके सर, बात करते हैं कि आखिर आपने यूपीएससी की ओर क्यों मूव किया, आखिर आपका क्या उद्देश्य था? जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके बाद मैं जावा डेवलपर रहा कुछ टाइम। उसके बाद मैं डेटा एनालिस्ट था, डेटा साइंटिस्ट था, बिजनेस टेक्नोलॉजी एसोसिएट था GS एसोसिएट्स में फॉर 17 मंथ्स। उसके बाद यूपीएससी में जाने का ऐसा सच कोई मतलब मेरा कोई मोटिवेशन, कोई रीज़न नहीं था। भैया थे मेरे, मामा जी के लड़के आए थे, वो एक दिन आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आप यूपीएससी ट्राई करो, आप मतलब घर में कोई है भी नहीं करने वाला, तो यू कुड बी द फर्स्ट गाय टू क्लियर द यूपीएससी। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा एक ट्राई दे के देखते हैं। फिर वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया, GS कंप्लीट हुआ, तो बस तभी से चल रहा है यूपीएससी। ओके सर, ये आपका 5th अटेम्प्ट था, इससे पहले आपने कहाँ तक पहुँचे थे, कितनी बार इंटरव्यू दिया है, फिर कितनी बार मेंस लिखा? फर्स्ट टाइम में मेरा प्री नहीं हुआ था। दूसरी बारी में मेरा प्री हो गया था, मेंस नहीं हुआ था। द रीज़न बीइंग कि मुझे मेंस की स्ट्रेटजी इतनी अच्छी नहीं थी मेरी। तीसरी बार में मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ फिर मेरा। उसके बाद उसमें मेंस पे कम थे मेरे, इंटरव्यू में मेरे ठीक ठाक रैंक थे, बस्सी सर का बोर्ड था उस साल। और उसके बाद फिर दोबारा प्री नहीं हुआ, क्योंकि शायद ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि क्योंकि मैं वेट करता मेन रिज़ल्ट का वेट करता रहा, इतने प्रीलिम्स आ गए तो तैयारी नहीं थी, तो बस ये 5वां अटेम्प्ट में यहाँ हो गया मेरा। ओके सर, बात करते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो बिना कोचिंग से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सर आपने बिना कोचिंग से पूरा आखिरकार यूपीएससी में सिलेक्शन लिया, ये बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है। तो सर बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो बिना कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सर मार्केट के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स है, इतनी कोचिंग है, इतना मटेरियल सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके संदर्भ में आप एस्पिरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मेरी जो प्रिपरेशन थी वो थोड़ी सी यूनिक एज़ कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट्स। पहला तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, ना मैंने IMS मतलब मैथ्स के लिए IMS एक इंस्टीट्यूट है ना, उसकी कोचिंग भी नहीं ली, ना मैंने GS के लिए कोई कोचिंग ली।
मेरे पास 9 to 5 एक परमानेंट जॉब थी। मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में फॉर लास्ट 4.5 ईयर्स। इट्स अ फुल टाइम जॉब। उसके बाद मेरी शादी भी हो गई है, आई हैव ए किड टू। तो इन सब को जोड़ के देखा जाए तो मेरी जो स्ट्रैटेजी रही वो बहुत डिफरेंट रही एज़ कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट्स। तो ये और मैं अगर आपने जीएस की कोचिंग की बात की तो मुझे नहीं लगता कि जीएस की कोचिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप किताबों में पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगी। कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट्स होंगे भी तो शायद इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में एक आधा कॉन्सेप्ट होता है, उसके अलावा अपना पॉलिटी में कोई कॉन्सेप्ट है, ना हिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट है, ना इन्वायरमेंट में कोई कॉन्सेप्ट है। तो जीएस की कोचिंग की मुझे कोई ऐसी वैल्यूएबल लगता नहीं, कुछ इतनी वैल्यू है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने जो एक जॉब भी करते थे, आपकी शादी भी हो गई थी, इसके बाद में भी आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? क्योंकि सर यूपीएससी में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। प्री के लिए ऐसा हिसाब था कि अगर जैसी मैं मेट्रो में हूँ, कि मैं मेट्रो से ऑफिस जाता था तो 1 घंटा मेट्रो में लग जाता, तो 1 घंटा पीडीएफ मैंने तब पढ़ा। जब मैं ऑफिस पहुँचा तो आधा घंटा तब निकाल लिया स्टार्ट करने से पहले। फिर लंच 1 से 2 होता है, तो लंच को 5 बजे करता था मैं आराम से बाद में, तो 1 से 2 घंटा वो निकाला। फिर ऑफिस में आते वक्त फिर मेट्रो से आ रहा हूँ तो फिर घर आकर 1 घंटा। तो प्रीलिम्स में तो मेरे पास 4 से 5 घंटे ही होते थे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। मेंस में थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि इस बार 80 to 85 डेज थे प्री और मेंस के बीच। तो 17 दिन तो डेंगू रहा, उसमें कुछ टाइम में हॉस्पिटलाइज भी था, तो बहुत ज़्यादा 17 दिन तो मेरे टोटली वेस्ट हो गए। तो मेरे पास 70 डेज ही थे, उसमें से 2 महीने की मैंने छुट्टी ले ली थी ऑफिस से, और मैंने अपनी वाइफ को भी उनके घर भेज दिया था। तो वो टाइम था मेरे पास प्रॉपर मेंस को पढ़ने का। और तो थोड़ा बहुत टाइम जो रह गया वो ऑफिस में जैसे प्री के लिए किया था 15-20 दिन, वैसे ही मेंस के लिए मैंने चलाया। ओके सर, जैसा कि यूपीएससी मेंस में बहुत आंसर राइटिंग बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर राइटिंग आपको टॉप रैंक दिलाएगी या फिर सिलेक्शन में आप कहीं ना कहीं नाम दिलवाएगी। सर जैसा कि आपके पास बहुत टाइम कम था, तो आंसर राइटिंग किस समय करते थे आप? क्योंकि मेरा 5वां अटैम्प्ट था तो आंसर राइटिंग तो मेरी रेडी थी पहले से, लेकिन जो चीज़ मुझे रैंक नहीं दिलवा रही थी वो थी मेरा कंटेंट। मेरे पास मेंस के लिए कंटेंट नहीं था इस बार, तो इसलिए मेरा जो मेजर फोकस इस बार रहा वो कंटेंट पे रहा। क्योंकि क्या हो रहा था कि काफ़ी टाइम से यही बोला जा रहा था कि आप करंट अफेयर्स पढ़ लो, मेंस के लिए वो भी इनफ है, तो ऐसा नहीं था। इस बार स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया। आंसर राइटिंग मेरी पहले से ही रेडी थी, मतलब कॉन्सेप्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा पहले एक डेफिनेशन देता हूँ उस चीज़ की, फिर थोड़ा डेटा, फिर एक डायग्राम हो सकता है, मैप हो सकता है, कुछ वो बता दिया। फिर जो पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के, 2 पार्ट में कोई क्वेश्चन है तो पहले पार्ट को एड्रेस कर दिया, फिर दूसरे पार्ट को। अगर वो एक कंक्लूजन वाला आंसर है तो कंक्लूजन दे दिया, नहीं तो वो भी छोड़ दिया। तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क था मेरे पास आंसर का, वो पहले से ही रेडी था। इस बार मैंने कंटेंट पे फोकस किया ज़्यादा। ओके हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं जिनका मैथ ऑप्शनल है या फिर लेने की सोच रहे हैं। सर इसके संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये ऑप्शनल है तो फिर कैसे तैयार करें इसको? मैथ्स ऑप्शनल मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि आर या पार वाला है। बिल्कुल, अगर चल गया तो पार है, नहीं चला तो फिर जीएस में जितने मर्जी नंबर ले आओ आपको बिठा देगा पूरा, मतलब कोई रैंक नहीं आएगी। तो मैथ्स ऑप्शनल आप तभी लें जब आपका पूरा इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में और आपका एप्टीट्यूड है मैथमेटिक्स में। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि उनका इंटरेस्ट तो होता है लेकिन उनका एप्टीट्यूड नहीं होता मैथमेटिक्स। मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है अगर ये एक्सेप्ट करना कि एप्टीट्यूड नहीं है मेरा। अगर मेरा नहीं है तो मैं नहीं लूँगा। जैसे मेरा ज्योग्राफी हिस्ट्री में एप्टीट्यूड नहीं था तो मैंने उनको ऑप्ट नहीं किया। तो अगर आपका एप्टीट्यूड है मैथमेटिक्स में तो आप ज़रूर जाइए। और मैथमेटिक्स एक ऐसा ऑप्शनल है, अगर वो आपका बढ़िया चला गया तो बाकी सारे खून माफ़ हैं आपके। मतलब जीएस ख़राब चला जाए, इंटरव्यू चला जाए, कोई बात नहीं। मेंस पे 300 लग गए ऑप्शनल में तो आपका बेड़ा पार करवा देगी मैथ्स। ओके सर, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कल प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि बहुत कम टाइम बचा है अब तो, क्योंकि आखिर रिवीजन का समय है, तो इसके संदर्भ में क्या बोलोगे सर? प्री जैसे कल सुबह होगा तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि यार पूरा सोकर जाना, मतलब पूरी नींद पूरी करके जाना। अब जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, जो रिवाइज़ होना था वो रिवाइज़ हो गया, ठीक है। आप जितना मर्जी पढ़ लो, 50% क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपने ना एक्सपेक्ट किए हैं, ना आपने कभी सुने हैं, ना आपने कभी देखे हैं। वो आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है रियल टाइम में। तो नींद पूरी कर लो, 9-10 घंटे आराम से सोकर जाना। जितना पढ़ना था हो गया, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी रह रही है जो आपको लगता है कि आ ही सकती है और मैं नहीं किया, पर वो 1-2 घंटे में हो जाए तो कर लो। बाकी अब ना ही पढ़ो तो बेटर है। ओके
सर यूपीएससी में रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप रिवीजन किस टाइम करते थे और कैसे रिवीजन करते थे? मेरे हिसाब से अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है प्री और मेंस के लिए वो रिवीजन है। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है, अगर उसको 3 से 4 बार रिवाइज नहीं किया तो वो चीज़ आपकी पढ़ी हुई बेकार है, क्योंकि वो फिर आप मेन जब पेपर आएगा उसको आप रिवोक या रिटेन नहीं कर पाएंगे। कोई रिटेंशन नहीं होगा तो रिवोकेशन नहीं होगा उस टाइम, और रिवोक नहीं कर पाएंगे फिर फ़ायदा क्या है पढ़ने का। तो कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको 3 से 4 बार रिवाइज ज़रूर कर लें। प्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि उसमें टाइम भी होता है। मेंस के लिए इतना टाइम नहीं हो पाता क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करनी है कि मेंस में कम से कम 2 बार रिवीजन करके आप ज़रूर जाएं। ओके सर, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं सर, उनको एनालिसिस कैसे करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आजकल काफ़ी ज़्यादा ये फैला हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि जैसे एक वो क्वेश्चन था कि वो कल्चर किसको लैब में आप कल्चर कर सकते हैं, वायरस बैक्टीरिया, ये पिछले 2 साल पहले शायद एक क्वेश्चन आया था, उसकी एक ऑप्शन में था। अच्छा। तो की से आप देखेंगे तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना फोकस नहीं किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि कभी मेरा इतना फोकस नहीं रहा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने सिर्फ एक पैटर्न एनालाइज किया था कि अच्छा यार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। फॉर एग्जांपल 2014-15 में रिपोर्ट्स आने लग गई थी कि ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, तो एक पैटर्न था, वो 3 से 4 साल लगातार चला, तो मैंने उसको पढ़ लिया। पिछले 2 साल में देखा कि एनिमल्स, टाइगर रिजर्व्स ये वगैरह ये बहुत पूछा जा रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने एलिफेंट रिजर्व्स वगैरह ये सब पढ़ना शुरू कर दिया। तो एनालाइज कर लीजिए, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप रट के मत जाना कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके सर, जैसे कि यूपीएससी में स्टैंडर्ड बुक्स होती है, जैसे लक्ष्मीकांत है, रमेश सिंह है, या फिर नितिन सिंघानिया है, ये बुक्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो इनके सारों का अपने को पढ़ना चाहिए या फिर कम से कम इनको 60 के पढ़ना चाहिए? लक्ष्मीकांत तो यार सारी करनी पड़ेगी। लक्ष्मीकांत तो मतलब वो अपने आप में ही एक समरी है। ऐसी एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मेरे पास वो 400 पेज वाली थी, अब तो 800 पेज की आ रही है मार्केट में। मेरे पास 400 पेज वाली थी, और 400 पेज वाली वो एक तरीके से देखा जाए तो बिपिन चंद्र की समरी ही थी। तो समरी को क्या हाईलाइट करोगे? ठीक है, उसमें भी जो ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें होते हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। तो इन दोनों बुक्स में तो आपको इतना कोई ज़रूरत नहीं है हाईलाइट करने का। बाकी किताबें नितिन सिंघानिया टाइप की आजकल वो भी काफ़ी मोटी हो गई हैं किताबें। मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया तो नोट्स आते थे, हैंड रिटन नोट्स, और वो हार्डली 70-80 पेजेस के थे, और उसमें से भी सिर्फ 30 या 40 पेज ही काम के थे, तो वो मैंने हाईलाइट कर लिए थे। तो ये जानना, और ये कैसे एनालाइज करेंगे आप, वही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा कि कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब एक क्वेश्चन तो आना ही होता है, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा मैं इसको ज़्यादा फोकस एरिया में रखूँगा अपना। और बाकी हो गया जैसे आपके डांस, म्यूज़िक, ये ठीक है आ गया तो ठीक है, नहीं तो ऑब्वियसली आपकी रिवीजन भी उसकी तरीके से इम्पैक्ट होनी चाहिए कि अगर आप 4 रिवीजन कर रहे हैं तो 4 उसकी करेंगे, 1 है तो इसकी करेंगे। तो एनालाइज करिए और फिर देखिए कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर, आप ऐसी 3 बातें बता सकते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को टॉप रैंक दिलाने में मदद कर सकती है सर? 3 चीज़ें मैं ये कहूँगा। एक तो मेंस के अंदर आपको ऑप्शनल, आपको ऑप्शनल मतलब पकड़ के रखना है। ऑप्शनल को कभी वीक नहीं होने देना। अगर आपको ये फीलिंग आती है ना कि मेरे किसी जीएस में 70 या 80 लग जाएंगे, लेकिन अब लगने दो, लेकिन अगर आपके ऑप्शनल में आपका स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आप वीक है मतलब अगर आपको लगता है आपके ऑप्शनल में 230-240 रह गए, फिर तो आप अगर जीएस में 100 भी लिया तो क्या कर लिया। तो ऑप्शनल को तो हमेशा पकड़ के रखना है। दूसरा, जीएस को अगर आपका ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जीएस को वीक रखना है। एटलीस्ट जीएस को एवरेज रखो कि यार बुरी परफॉर्मेंस पे जाती है तो 90-90-90 करके मैं 370-380 के आसपास लगा लूँ अपने जीएस में। तो जीएस को फोकस में रखना है, लेकिन जो मेजर फोकस आपका रहना चाहिए वो आपका ऑप्शनल रहना चाहिए। दूसरा आपका स्टैटिक पार्ट जो होता है आजकल, जैसे मैंने बताया कि करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, स्टैटिक पे कम नहीं। स्टैटिक पार्ट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ यूपीएससी, क्योंकि अगर आप मेंस का भी पेपर देखें तो आपको पता चलेगा कोई भी जीएस का पेपर उठा लीजिए 10 क्वेश्चन तो स्टैटिक आने होते हैं, और अगर वो आपने मिस कर दिए तो फिर बहुत पेपर ख़राब हो सकता है। तो स्टैटिक पार्ट पे फोकस करिए। बाकी बचता है एसए और एथिक्स। एसए और एथिक्स में क्योंकि मेरा स्कोर इतना अच्छा कभी रहा नहीं है, मेरे एसए में 112 थे और एथिक्स में शायद 100 थे इस बार। इतना कोई ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसे एथिक्स से रैंक बन जाती है, तो अगर आप किसी और टॉपर की वीडियोस देखें तो शायद आपको हेल्प मिल सकती है।
ओके सर, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं, बात करते हैं क्योंकि सर आपने 5 अटेम्प्ट दे चुके, आपको इतना एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है या फिर मेंस में कहीं अटक जाते हैं या फिर इंटरव्यू में अटक जाते हैं, तो वो कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं या फिर आपने गलतियां की, तो सर एक बार बता दीजिए। प्री के लिए तो सबसे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। पहली बात वही रिपीट करूँगा कि स्टैटिक पार्ट को हमेशा फोकस में रखिए। 100 में से 50 क्वेश्चन तो स्टैटिक ही आने हैं और 50 क्वेश्चन डायनामिक आने हैं। और जो 50 क्वेश्चन करंट अफेयर डायनामिक आने हैं वो किसी को भी नहीं पता कहाँ से आने हैं। तो लेकिन स्टैटिक तो आपको पता है ना कि मेरी इन किताबों से आने हैं, इन 10 किताबों में से मेरे 50 क्वेश्चन आने हैं, तो उसको वीक नहीं रख सकते। उसको तो आपको स्ट्रॉन्ग रखना ही रखना है कि मतलब 50 क्वेश्चन में से 40 तो मैं करूँगा ही करूँगा। अगर ये वीक हो गए आपके तो फिर करंट अफेयर आपको शायद बचा ले, लेकिन हर बार नहीं बचाएगा। स्टैटिक आपको हर बार बचाएगा। दूसरा, प्री में हमेशा उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए जहाँ पे आप 100% श्योर हैं या फिर मिनिमम 50% श्योर हैं कि मतलब मैं पक्का श्योर हूँ कि इन 2 ऑप्शन में से ही आएगा, इसके अलावा नहीं। अगर आप 3 या 4 में अटके हुए हैं तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर है। कभी कभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ना अटैम्प्ट करके हम 0.66 गेन कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए 0.66 आपने कमा लिया है, उसको अटैम्प्ट करके आप -0.66 लेके कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने मुझसे ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे, उनके करेक्ट भी मुझसे ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिव इतने ले लिए उन लोगों ने। मैंने सिर्फ 72 या 73 अटैम्प्ट किए थे प्रीलिम्स इस बार, और मेरे 58 to 60 ठीक है। कुछ तो यूपीएससी की कीज़ में भी कुछ इस बार कुछ करेक्शंस वगैरह हो रहे हैं और वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो कैसे हटा दिए या कैसे आंसर दे दिए गए। तो मेरे 101 बने प्री में, विच आई थिंक इज़ अ गुड स्कोर। तो प्री की तो मैं यही कहूँगा कि फालतू अटैम्प्ट नहीं करने, स्टैटिक हमेशा करना और रिवीजन बहुत स्ट्रांग है। मेन से मैं बता रहा हूँ आपको, ऑप्शनल आपको हमेशा पकड़ के रखना है। ऑप्शनल आप कभी भी नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं छोड़ना ऑप्शनल आपका। जीएस में एवरेज तैयारी कम से कम बना के रखें। उसके लिए टॉपर्स की जो आंसर शीट्स होती हैं उनके पैटर्न को एनालाइज करिए। मतलब पूरे कॉपी नहीं करना कि मैं यही करूँगा, सबका स्टाइल अलग है, मेरा थोड़ा अलग स्टाइल था। मैं कॉपीज अपलोड कर दूंगा, बाद में लोगों को पता चल जाएगा कैसे होता है। लेकिन आप एनालाइज तो ज़रूर कर सकते हैं ना कि अच्छा यार ये डेफिनेशन दे रहा है, ये कुछ डब्बे बना के लिख रहा है, कुछ मैप्स बना रहा है। तो एक आंसर क्या है ना, एस्थेटिकली प्लीजिंग हो जाता है आई पे। अगर आप कोई भी चीज़ एस्थेटिकली प्लीजिंग होती है ना तो उसको चेक करने में मज़ा आता है। और आखिरी में एग्जामिनर भी तो इंसान ही है, जिसके आंसर थोड़े देखने में गंदे लगते हैं उसको मार्क्स भी तो फिर कहीं ना कहीं तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ही ना उस चीज़ का। तो एस्थेटिकली प्लीजिंग होना ज़रूरी है। ऐसे एथिक्स के लिए मैं कहूँगा आप यार बाकी टॉपर से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर बता पाएंगे वो इस चीज़ के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के अलावा अगर आप हमारे से कांटेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के अलावा जो सर के जो कॉपीज़ है जिन्होंने सर आंसर राइटिंग की है वो आपको चाहिए, आपको देखना चाहते हैं तो आपको मैं टेलीग्राम के अंदर डाल दूँगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।